ना कोई और फनकार आया तेरे जैसा तेरे बाद। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू योर चैनल वाईटी जॉकी और मैं हूं आपके साथ आपकी यूट्यूब जॉकी स्वाति। हमारा जो ये आज का शो है, ये आज का प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है बॉलीवुड के बेस्ट प्लेबैक सिंगर को, जिन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता है। जी हाँ, आज का ये शो समर्पित है सदी के उस महान गायक को, जिनकी आवाज़ अगर कोई भी जनरेशन आज भी सुने तो ध्यान अपने आप उधर चला ही जाता है। जी हाँ, अपनी आवाज़ में कशिश रखने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है 31 जुलाई को। उसी के लिए ये खास प्रोग्राम आप सभी के लिए। रफ़ी साहब के बारे में अगर हम बात करें तो रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटाल सुल्तान सिंह में हुआ था। और ताजुब की बात तो ये है कि इतने बड़े महान गायक के परिवार से किसी का संगीत से कोई भी लेना देना नहीं था। इवन इनके भाई की एक नाई की दुकान थी और जब रफ़ी साहब 7 साल के थे तो इनका सारा वक्त उस दुकान पर ही गुजरता था। लोग बताते हैं और कहा जाता है कि जब रफ़ी साहब उस दुकान पे रहते थे तो उसी वक्त उस दुकान के पास से हो करके एक फ़कीर जाया करता था जो कि गाना गाया करता था, और उसकी आवाज़ रफ़ी साहब को इतनी अच्छी लगती थी कि वो उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। जब वो लौट कर आते थे तो उस फ़कीर की नकल करते थे और वहाँ पे जो लोग मौजूद होते थे वो रफ़ी साहब की आवाज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। इससे रफ़ी साहब को कुछ और मिला हो या नहीं, पर उनके भाई को ये ज़रूर पता चल गया था कि इसकी रुचि संगीत में है, और इसीलिए उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि वो जाएं और उस्ताद अब्दुल वहीद खान के पास जा कर के संगीत की शिक्षा लें। रफ़ी साहब चले गए संगीत की शिक्षा लेने के लिए। कहते हैं एक बार लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से उस समय के फेमस सिंगर एंड एक्टर कुंदन लाल जी आए थे। उन्हें वहाँ पे परफॉर्मेंस करनी थी, गाना गाना था, पर अचानक लाइट चले जाने के कारण कुंदन साहब ने गाने से मना कर दिया। भीड़ चिल्लाने लगी और इस बात का थोड़ा सा फायदा उठाया उनके भाई साहब ने। उन्होंने आयोजकों से कहा कि भीड़ को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए। आयोजकों ने भी उनकी बात सुनी। उन्हें लगा कि शायद हाँ, मौका देना चाहिए, और तब पहली बार 13 साल की उम्र में रफ़ी साहब का ये पब्लिक परफॉर्मेंस एक पहली बार उन्होंने स्टेज शो किया था। और उस समय वहाँ पे ऑडियंस में श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने उनकी आवाज़ को सुना और इतने प्रभावित हुए कि वो सुना ही नहीं, एवं उन्हें अपने यहाँ गाने का न्योता भी दे दिया। और यहाँ से सफ़र शुरू हो चुका रफ़ी से मोहम्मद रफ़ी बनने का। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने सबसे पहला जो सॉन्ग गाया था, सबसे पहला जो उन्होंने गीत गाया था, वो एक पंजाबी मूवी के लिए था 1944 में, फिल्म गुल बलोच के लिए, वो भी श्याम सुंदर के निर्देशन में। और 1946 में उन्होंने बम्बई आने का फैसला लिया और तब इन्हें संगीतकार नौशाद ने अपनी मूवी पहले आप में गाने का मौका दिया, और यहाँ से वो एज अ प्लेबैक सिंगर फॉर बॉलीवुड एज अ प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित। 1951 में जब नौशाद साहब फिल्म बैजू बावरा बना रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर तलल महमूद से गवाने की सोची थी, पर कहते हैं कि उनकी बुरी लत देख करके, यानी कि वो धूमपान करते थे और वासनाओं में, यानी कि सुरा सुंदरी में लिप्त रहते थे, तो उनकी इन सारी बुरी हरकतों को देख करके नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को गाने का मौका दिया और बैजू बावरा के गाए हुए गीत से उन्हें एज अ मेन प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित किया। यहीं से रफ़ी साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। ये उनकी करियर का एक माइलस्टोन साबित हुई ये मूवी, और उसके बाद से कई सारे संगीतकार ने उन्हें अपने साथ गाने का मौका दिया। जिस समय बैजू बावरा आई थी उसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इन्हें सुना और काफ़ी पसंद किया, और उसके बाद अपने हर एक गाने के लिए वो रफ़ी साहब का प्रयोग करने लगे। कहा जाता है कि राज कपूर साहब काफ़ी चूजी इंसान थे और वो अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मुकेश की आवाज़ ही पसंद करते थे, पर रफ़ी साहब ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। इनकी आवाज़ की जादू ने राज कपूर साहब को भी मजबूर कर दिया, और कई बार राज कपूर साहब के लिए भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया। रफ़ी साहब के बारे में कहते हैं कि वो जब इस इंडस्ट्री में आए थे
इस फिल्म इंडस्ट्री में जब वो आए थे तो वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। लोगों की वो बातें सुनते थे, लोगों से वो गाने के बोल सुनते थे, उन्हें वो याद करते थे और उसके बाद वो गाते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था और बस गाने भर का ही पढ़ पाते थे। वो काफ़ी शर्मीले स्वभाव के थे और काफ़ी धीमे बोलते थे। इतना धीमे बोलते थे कि पास खड़े इंसान को भी कान लगाकर उनकी बात को सुनना पड़ता था। और बैजू बावरा के गाने ओ दुनिया के रखवाले गाते वक्त उनके गले से खून आ गया था, इतना तेज उन्होंने ये गाना गाया था। अब आप सोचिए कितनी प्यारी और कितनी मधुर आवाज़ रही होगी उनकी। रफ़ी साहब के बारे में एक और किस्सा आपको बताते चलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी शर्मीले थे और एक काफ़ी डेडिकेटेड एक मुस्लिम थे और एक सच्चे इंसान, और इसी के कारण लता दीदी और रफ़ी साहब के बीच में एक बार मनमुटाव भी हो चुका था। एक्चुअली लता दी का कहना था कि जो भी गाने गाए जाते हैं उसकी रॉयल्टी का एक भाग सिंगर्स को भी मिलना चाहिए, जबकि रफ़ी साहब इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि जब सिंगर्स ने गाना गा लिया, एक बार उनको उनकी फीस पे कर दी गई, तो बार बार रॉयल्टी मिलने की कौन सी बात। यानी कि रॉयल्टी में संगीतकार का हिस्सा होता है, सिंगर्स का कोई भी पार्ट नहीं होता है। और इस बात को लेकर लता दी इतनी तुनक गई थी कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ में गाने के लिए मना कर दिया था। और बहुत बाद में एक्ट्रेस नरगिस के कहने पे ज्वेल थीफ के गाने पे दोनों ने एक साथ डुएट सॉन्ग दिया था। रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा डुएट सॉन्ग दिए थे लता दी के साथ, और उनकी आवाज़ को काफ़ी पसंद भी किया गया था। रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार, भरत भूषण और देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद तो उनके गाए हुए गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची तो जैसे बढ़ी गई थी। और कहा जाता है कि शम्मी कपूर साहब को तो रफ़ी साहब इतने पसंद आए थे कि वो अपने लिए रफ़ी साहब के अलावा किसी और गायक को चुनते ही नहीं थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, कश्मीर की कली, रूप तेरा मस्ताना, ये सारे गाने रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए गाए थे। रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1960 में आई हुई मूवी 14वीं के चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए। दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था 1961 में फिल्म ससुराल तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे इसके लिए। 1965 में आई हुई मूवी दोस्ती के गाने चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे के लिए इनको तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1966 में आई हुई मूवी सूरज के लिए इन्हें बहारों फूल बरसाओ गाने के लिए चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और पांचवा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल के झरोखों में तुझको बिठा करके। रफ़ी साहब को छठा और लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनके गाए हुए गाने जिन्हें लोग आज भी बहुत शिद्दत से सुनते हैं, स्पेशली प्रेमी युगल बहुत प्यार से इनके गाने को सुनते हैं। दैट इज़ क्या हुआ तेरा वादा के लिए इनको छठा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इन सारे फिल्म फेयर पुरस्कार के अलावा रफ़ी साहब को भारत सरकार ने 1965 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा था। रफ़ी साहब ने अपने करियर में भजन, गज़ल, कॉमेडी और दर्द भरे नगमे बहुत सारे गुनगुनाए थे। अगर हम बात करें कि उन्होंने कितने गाने गाए तो इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने अप्रॉक्स 26,000 से ज़्यादा गाने गाए। इसी तरह से रफ़ी साहब अपने सिंगिंग करियर में आगे बढ़ते जा रहे थे और नाम कमाते जा रहे थे। बट इस करियर में एक पड़ाव ऐसा भी आया, एक शाम ऐसी भी आई कि जब रफ़ी साहब स्टूडियो से निकलने लगे तो उस समय उन्होंने अपने साथियों से कहा कि चलता हूँ। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि रफ़ी साहब जब स्टूडियो छोड़ते थे तो वो कहते थे अच्छा कल फिर मिलता हूँ, पर उस रोज़ उन्होंने कहा कि चलता हूँ। और इन आखिरी शब्दों के साथ स्टूडियो से निकलते वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि रफ़ी साहब सच में चले जाएंगे। 1980 31 जुलाई को हृदय गति यानी कि हार्ट बीट रुक जाने के कारण रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज भले ही आप हमारे बीच ना हो, आज आप भले कहीं एक सितारा बनकर जगमगा रहे हो, पर जब भी हम आपके गाने सुनेंगे ना, हम आपको अपने पास महसूस करेंगे। अगर एक लिस्ट बनाई जाएगी सर्वश्रेष्ठ गायकों की तो आपका नाम हमेशा सबसे ऊपर आएगा। आपके गाए हुए गानों ने
ना ही लोगों को मनोरंजन दिया है, इवन लोगों को ज्ञान और हौसले भी दिए हैं। संगीत जगत में आपका नाम हमेशा ऊपर था और हमेशा ऊपर रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए आप मुझे, अपने YouTube जॉकी स्वाति को। और अगर आपको मेरी ये पेशकश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। तो फाइनली मुझे इजाज़त, नमस्कार। मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।